जय हिंद छात्रों। ये साइंस का सेट 2 VVI क्वेश्चन 10th का जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों के में समय के साथ इसके गुणवत्ता और स्वाद में गिरावट आने लगती है, अर्थात समय के साथ यह खराब होने लगता है, जिसका मुख्य कारण इन पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण की घटना है। यदि इन पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित कर दिया जाता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाने के कारण ऑक्सीकरण की घटना नहीं हो पाती है और ऐसे पदार्थ एक लंबे समय तक खराब नहीं होते। यही कारण है कि तेलिया एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन के संपर्क में रखा जाता है, जो नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी आसान भाषा में परिभाषित किया गया है, तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्यों? धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सोडियम या स्थान उच्चतम है। सोडियम का स्थान उच्चतम है, जिसके कारण सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है एवं यह खुले हवा में रखने पर ऑक्सीजन से रासायनिक सहयोग कर लेती है। इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है और इसे जल में भी डुबोकर भी रखा नहीं जा सकता, क्योंकि यह जल से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए जो है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन से मापदंड को अपनाया? तो उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। दूसरा, उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। तत्वों के हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडों के अणुसूत्रों को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया और इस तरीके से जो है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तैयार किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। अयांशकों से धातुओं का निष्कर्षण एवं उनके उपयोग में लाने के पहले इनका उपयुक्त शुद्धिकरण सम्मिलित रूप से धातु कर्म कहलाता है, अर्थात किसी धातु का उसके अयस्कों से पूर्ण प्राप्ति धातु कर्म का लाता है। इसके विभिन्न चरण निम्न है। यहाँ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा। पहला है अयस्क का संवर्धन अथवा श्रृंगार। दूसरा है महीन चूर्ण बनाकर जेल से धोना, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण। तांत्रिक अयस्क का धातु के ऑक्साइड में रूपांतरण, मिश्र धातु के ऑक्साइड में धातु का निष्कर्षण और चौथा अशुद्ध धातु का शोधन। तो यहाँ कुछ टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो आप लोग जो बोला गया है उसी को लिखिएगा, इसके लिए सॉरी। 5 नंबर क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न होता है? क्यों? विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सुदृढ़ होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इन रसायनों का हमारे शरीर में प्रवेश विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। हम फसलों को रोग से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़ाकनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं। इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा
भूमि में रिस जाता है, जिससे पौधे जड़ों द्वारा खनिजों के साथ ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं पौधे के उपयोग से हुए रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा पौधे के लगातार सेवन से उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव आवर्धन का विस्तार होता है। तो इसी तरह मनुष्य सर्वभक्षी है, वह पौधे तथा जंतु दोनों का उपयोग करता है तथा उनके आहार श्रृंखलाओं के स्थान ग्रहण कर सकता है। इस कारण मानव में रासायन पदार्थों का प्रवेश सांद्र शीघ्रता से होता है और जैव आवर्धन का विस्तार होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में विभिन्न जीवों से ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या हैं? पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ, सामान्यतः ग्लूकोज या कभी-कभी वसा या विशेष परिस्थितियों में एमिनो अम्ल का क्रमिक ऑक्सीकरण, विघटन या विखंडन किया जाता है, जिससे इनके बंधन होते हैं वो टूटते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसी को हम एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है? नेत्र से दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देने को दृष्टि दोष कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? निकट दृष्टि दोष जब आँखों से केवल पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जाता है। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, जब आँखों से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रयोग करके इसे ठीक किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय